एक नॉर्मल ज़िंदगी हम कैसे जीते हैं? हम सुबह उठते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, खाना वाना अपना काम करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पैसे कमाते हैं, दुनियादारी निभाते हैं, यही सब करते हैं ना हम नॉर्मल। छोटा मोटा तो हर जगह चलता रहता है और एबनॉर्मेलिटीज़, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े। मगर हमारे जैसे घर तो नहीं होते ना, कि जिसमें कोई शांति नहीं है, जिसमें लड़ाइयाँ हैं, जिसमें ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं रही। हमारी तो ज़िंदगी पीछे जा रही है, हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही है, हमारे घर में डर भरा हुआ है, शक, झूठ, चालाकी, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ रेपुटेशन, लॉस ऑफ हेल्थ। आप समझ पा रहे हैं ये सारी चीज़ें? तो ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब होने के लक्षण हैं। जैसे हर बीमारी के सिम्टम होते हैं ना, अगर यहाँ पे आपके पेशेंट को अगर पीलिया हुआ होता तो उसकी आंखें पीली हो जाती, निमोनिया होता तो वो कांपता, शरीर कांपता, उसका ठंड लगती। बिल्कुल इसी तरह से अगर दिमाग खराब होगा तो पर्सन वो काम करेगा जो नॉर्मल ज़िंदगी में हम नहीं करते। और ये हम बोलते आ रहे हैं बचपन से, इसकी तो ना मति मारी गई है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्या उछल कूद कर रहा है, इसको लगता है पागल हो गया, इसकी मत मारी गई है। सो जो हम इतनी देर से बोलते हैं उसको हमें लगता है कि हम गाली दे रहे हैं। हम ये कभी भी नहीं रजिस्टर कर पाए कि ये सब कुछ ब्रेन से निकल रहा है। अगर आपका ब्रेन नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है तो उस पर्सन की सोचें, हरकतें, बिहेवियर सब ठीक होगा। और जब ये ठीक काम नहीं करेगा तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारे पेशेंट झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, गुस्सा करते हैं, फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, इमोशंस ख़त्म होते हैं, उनको कोई रिश्ता नहीं दिखता, माँ है, बाप है, बच्चा है, कुछ नहीं दिखता। उनको सिर्फ जानवर की तरह अपने सब्सटेंस की भूख होती है, क्योंकि इस बीमारी में ह्यूमन ब्रेन कमज़ोर पड़ जाता है और एनिमल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, वो एक्टिव हो जाता है, वो सुपर एक्टिव हो जाता है। वैसे भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से हम सब पहले जानवर थे, बंदर से इंसान बना, इवॉल्व हुए, तो हमारे अंदर एनिमल ब्रेन है जिसमें हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, हमें जो भूख लगती है, हम जो सांस लेते हैं, वो इस लिम्बिक सिस्टम से हम करते हैं। तो ये ज़रूरी है। मगर जब हम इंसान बने तो हमें ये मत वाला हिस्सा बना, जिसने हमें सही, गलत, स्ट्रॉन्ग एक्शन, वीक एक्शन, ये करना है, ये नहीं करना का ब्रेक दिया। हमारे पेशेंट का ब्रेक फेल है या ठीक है? तो जब उसका ब्रेक ही फेल है, उसकी मत समझ नहीं मतलब काम नहीं कर रही, तो फिर हम किसको समझाते हैं? ये टेक्निकली पॉइंट बड़ा सुनने में आसान लगता है, मगर हम 24 घंटे ये करा होता है, हमने समझाया होता है। जैसे टूटी टांग वाले पर्सन को आप कभी नहीं बोलोगे चलो, बोलोगे? उसी तरह से जिस पर्सन का इंसानी दिमाग, मत वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा, आप किसको समझाओगे? आप कैसे समझाओगे? और वो कैसे रजिस्टर करेगा? वो कैसे प्रोसेस करेगा? उसको दिख रहा है, यस, वो खुद भी परेशान है, यस, मगर वो कुछ कर नहीं सकता। अगर मेरा हाथ टूट जाए तो मैं इस हाथ से काम नहीं कर सकती, मैं जितना मर्जी चाहूँ। ये वाली चीज़ फैमिली को समझनी बड़ी मुश्किल लगती है कि ये जो आपका जो बच्चा कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा, ये बीमारी की वजह से हो रहा है। और हमें वो बच्चा दिखता है तो हमें गुस्सा आता है। कितने जो आज फैमिली मेम्बर्स यहाँ बैठे हैं, सच सच आप अपने बच्चे से नफरत और गुस्सा भी करते हो? हाथ खड़ा करो। करते थे, अब नहीं। आपको कभी गुस्सा नहीं आता सर? नहीं, इस बात को लेके, उसकी एक्शंस और बिहेवियर्स को लेकर, है ना? तो अब आप देखो, अगर हम प्यार भी करते हैं, हम नफ़रत भी करते हैं, दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती ना, ये नॉर्मल नहीं है। मगर ये नफ़रत कहाँ से आती है? नफ़रत आती है जब हमारा पेशेंट बार बार समझाने से भी नहीं मानता,
जब वो ऐसे बिहेवियर करता है जिससे हमें बहुत दर्द होता है। जब कभी हमारा पेशेंट अपनी माँ को धक्का देता है या माँ के आंसू नहीं देख पाता, बच्चे को नहीं देख पाता, तो बहुत दर्द होता है, तो हमें गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों नहीं मानता। तो हमारा जो सोर्स ऑफ पेन है ना, जो हमारा दर्द है, ये सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि ये मरीज़ नहीं है, हमारा रिश्ता नहीं है, ये बीमारी है। बीमारी उसको दर्द दे रही है, वो हमको दर्द दे रहा है। अगर मुझे बदहज़मी हुई, इंडाइजेशन हुई और मैंने वॉमिट कर दी, तो आप मुझसे नफ़रत करेंगे? क्यों? क्योंकि मुझे अंदर तकलीफ़ है और मैं बाहर उल्टी कर रही हूँ। इसका मतलब है मुझे अंदर तकलीफ़ है। तो जब हमारा पेशेंट गुस्सा कर रहा है, जब वो झूठ बोल रहा है, वो जो हरकतें कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई डिसऑर्डर हो गया है, उसके अंदर एक डिजीज़ है, डिज़ईज़। वो अंदर से खुद ही अनकंफर्टेबल है, तो वो बाहर निकाल रहा है। और बाहर उसके आसपास कौन होगा? फैमिली। तो वो हम पे आता है। तो जब वो हम पे आता है, हमें तो बीमारी दिखती नहीं है, हमें तो दिखता है ये कैसा बेटा है, ये कैसा ख़राब बेटा है, ये पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता। हमें लगता है ये सब कुछ वो कर रहा है। मगर अगर हम पीछे जाएं, अपने घर में जाएं, आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो, क्या वो बचपन से ही ऐसा था? कुछ तो बदलाव आपने देखा ना, बदलाव का कोई तो कारण होगा ना। दैट्स व्हाट द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डज, कि जो हरकतें आपका बच्चा कर रहा है वो जानबूझ के नहीं कर रहा। ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये केमिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये हो रहा है। सो ये प्राइमरी इलनेस है, जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज़, जैसे हाइपरटेंशन। अब कब होगी हमें नहीं पता। सेकंड, क्रॉनिक, या आप गूगल पर जाके वेबसाइट खोलकर WHO का पूरा फॉर्मल जो डेफिनेशन दिया हुआ है बीमारी का, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्रॉनिक लंबे समय की, जो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक हो सकती है, ट्रीट हो सकती है, मैनेज हो सकती है, जैसे डायबिटीज़। पेशेंट ठीक रह सकता है, गोली खाता है, सैर करता है, स्ट्रेस कम करता है, चीनी नहीं खाता है, तो वो ठीक रह सकता है। प्रोग्रेसिव, ये बढ़ती रहती है लाइक कैंसर। इट हैज़ 4 स्टेजेस लाइक कैंसर। जैसे कल सर ने बहुत डिटेल में बताया कि पहली स्टेज में कोई नहीं आता, हम कहते हैं हमें पता ही नहीं लगा जी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बन रही होती है, इनविजिबल इलनेस। फिर थोड़ा थोड़ा दिखना होता है तो हमारा डिनायल आ जाता है, हम मिनिमाइज कर देते हैं, नहीं नहीं इतना नहीं, नहीं नहीं इसकी वजह से हो गया। फिर जब और बिहेवियर, जब वो और बीमार होता है, तो उसके अंदर से और लक्षण निकलते हैं जो हमें दिखते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई चोरी हो गई, कोई पुलिस केस हो गया, घर में उसने कुछ ऐसा कर दिया, तो फिर हमें होता है कि बहुत गड़बड़ है। तो हम ऑलमोस्ट सेकेंड स्टेज ख़त्म और थर्ड स्टेज पे, सर ने कल भी समझाया था, हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सो इट इज़ प्रोग्रेसिव। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ स्टेज आएगा। फोर्थ स्टेज में इलाज नहीं होता, जैसे कैंसर का नहीं होता। फेटल, फेटल मीन्स जानलेवा इफ अनट्रीटेड। इफ अनट्रीटेड, ये 2 शब्द खासकर WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिखे हैं फेटल के बाद। फेटल का मतलब होता है जानलेवा बीमारी। इफ़ अनट्रीटेड मतलब अगर इलाज ना हो तो, अगर आप रिकवरी में ना रहो तो, अगर ट्रीटमेंट ना हो। फिर उसके नीचे लिखा है, ये सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और मतलब नॉर्मली जो फैमिलीज़ को हम साइको एजुकेट करते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ों के लिए आए हो, आप सिर्फ नशे की वजह से नहीं आए हो। बायो डिसऑर्डर, आपका शरीर खराब होता है। सबसे पहले तो ब्रेन शरीर का हिस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब नशा अंदर जाएगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका लिवर सब इफेक्टेड हो जाएगा। सो इट्स अ फिजिकल डिजीज़।
साइको हमारी सोचे, मानसिक, हमारे थॉट्स, हम कैसे सोचते हैं। अब हमारे पेशेंट्स को आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, हमारे पेशेंट शक करते हैं, हमारे पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें उनको नज़र आने लगती हैं। कोई रिलीजन की तरफ ही चला जाता है, कोई पैसे की तरफ ही चला जाता है, कोई एडिक्शन की तरफ चला जाता है, तो साइकोलॉजिकली भी बीमार हो जाते हैं। लास्ट है सोशल। सोशल में आपके रिश्ते आ जाते हैं, सोशल में आपकी दुनियादारी आ जाती है, आपका काम, आपकी हर तरह की लाइफ, स्टेटस, रेपुटेशन। अब मुझे बताओ बचा क्या? पैसे, कुछ बचा? सो क्या हम एक छोटी सी चीज़ के लिए आए हैं? हम कोई खांसी जुकाम के लिए आए हैं? नो। इस डिजीज़ की इंटेंसिटी को, सीरियसनेस को, गहराई को समझना पड़ेगा तो इलाज मिलेगा। और क्रॉनिक मतलब पूरी उम्र की, क्योर नहीं बना इस बीमारी का, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, कोई भी जगह दुनिया में इसको ख़त्म करने की दवा नहीं बनी है। जो दवाएं बनी हैं वो फिज़िकली जो बॉडी को चेंज कर सकती हैं, ब्रेन के जो नुकसान हो गया है, जो केमिकल बढ़ गए हैं या केमिकल घट गए हैं, मूड स्टेबलाइज़र, ज़रूरत से केमिकल बढ़ गया है तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, रेस्ट करने की, स्टेबल करने की, बस ये सब बना है। और एक रिकवरी प्रोग्राम बना है। बिकॉज आप देखिए, मैंने राइट साइड पे लिखा है इट इज़ अ डिजीज़, पहले ऊपर डिजीज़ ऑफ ब्रेन एंड माइंड। सो ब्रेन, जो हमारा मन है वो एनिमल ब्रेन है, जो शरीर वाला हिस्सा है। जो शरीर वाला हिस्सा है वो जैसे ब्लड प्रेशर ठीक होता है, जैसे कोविड ठीक हुआ, जैसे कोई भी चीज़ होती है वो हम दवाइयों से ठीक करते हैं, तो ब्रेन दवाइयों से ठीक होता है। और जो मत है, माइंड, माइंड के लिए कोई दवा नहीं बनी, वो ट्रेनिंग से सीखता है। बचपन से हमारी ट्रेनिंग हुई है, बचपन से हमारी पॉटी ट्रेनिंग हुई, खाने की ट्रेनिंग हुई, खाते कैसे हैं, हर चीज़ की ट्रेनिंग, माइंड ट्रेनिंग से सीखता है, कंडीशनिंग होती है माइंड की। अब आप सोचो, इतनी देर से जो हमारा ये पूरा का पूरा सिस्टम बीमार है, इसमें हमारा हार्डवेयर ब्रेन भी बीमार है, हमारा माइंड भी बीमार है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पे आए। और ब्रेन अगर दवाइयों से ठीक होता है तो माइंड के लिए रिहैब ट्रेनिंग प्रोग्राम बना, काउंसलिंग बनी, थेरेपी बनी। तो जिस तरह से आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, राइट? हमें हर जगह डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है कि दवा खाना, सुबह शाम खाना, ये इमरजेंसी में खा लेना, ऐसा खाना खाना, अपना ध्यान रखना, इतना रेस्ट करना। सो जो हमने लेफ़्ट साइड पे लिखा है कि हम एक ऐसी बीमारी का इलाज करवाने आए हैं जो क्योर नहीं है, ख़त्म नहीं हो सकती, कोई दवा नहीं इसकी बनी, मगर इसका ट्रीटमेंट पूरा है, इट कैन बी मैनेज्ड। अब हाउ, तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन है। सो प्रिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर क्या लिखा है? फैमिली ट्रेनिंग। आपको हैरानी होगी दवाइयों का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दवा तो कोई बनी नहीं। ये सारा कुछ जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है ये हम सबकी दवाई है, हमारा प्रिस्क्रिप्शन है। क्योंकि क्योर नहीं है, क्रॉनिक है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन बना है। अब जिसमें फैमिली ट्रेनिंग क्यों? वाई फैमिली, वाई नॉट योर सन? आपके बेटे को नहीं, क्यों नहीं हम काउंसल करें? बताइए। हमने जहाँ मीटिंग शुरू करी थी वहाँ वापस जाइए। क्यों नहीं समझ पाएगा? कहाँ की बीमारी है? समझते कहाँ से हैं? तो जब उसको समझनी है तो फिर किसको समझना पड़ेगा? So I agree when you say that yes, in some ways, according to WHO, human rights हो, patient के rights हैं, yes. But look at the irony, look at the dichotomy, that your son's leg is broken,
and doctor will ask him to walk. So इसीलिए इस बीमारी में, मतलब ये सिर्फ इकलौती बीमारी है दिमागी बीमारी दुनिया में जिसका इलाज पेशेंट खुद नहीं करा सकता, क्योंकि जहाँ से उसने प्रोसेस करना है हर चीज़ को, जहाँ से वो फैसला आना है, उसका वो काम ही नहीं कर रहा. सो फर्स्ट थिंग ऑन प्रिस्क्रिप्शन इज फैमिली ट्रेनिंग. पहले फैमिली एक्सेप्ट करती है ये बीमारी है, ये दिमागी बीमारी है, सीखती है, फिर इसके ये लक्षण हैं, इसका ये ट्रीटमेंट है. फिर जब धीरे 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 आप ट्रीटमेंट में आएंगे और पेशेंट की जो मत है, जो माइंड है, वो दोबारा से खुलना शुरू हो जाएगा, उसको इंसाइट आएगी, उसको समझ आएगी, फिर वो आगे जाके थोड़ा थोड़ा खुद चलना शुरू करेगा. बिल्कुल वैसे जैसे टांग टूटती है, प्लास्टर लगता है, आप चल नहीं सकते, उसके बाद प्लास्टर खुलता है, आपको बैसाखी दी जाती है, आपकी फिजियोथेरेपी होती है, काफ़ी देर तक तो फैमिली को पकड़ पकड़ के चलाना पड़ता है. उसके बाद एक टाइम आता है जब पेशेंट खुद भी चलता है, मगर डॉक्टर हिदायत देता है कि चोट है, सर्दी में ध्यान रख लेना, कभी दोबारा भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसी जगह पे चोट आती है तो फिर उसको होता है. तो ये प्रोसेस है जैसे किसी भी बीमारी का होता है. सो फैमिली इज़ फर्स्ट, डॉक्टर से भी ऊपर. ओके, अब फैमिली आ गई, मगर फैमिली को पता नहीं है क्योंकि ये एक बीमारी है. फैमिली डॉक्टर नहीं है तो फैमिली एक्सपर्ट के पास आएगी. सो फर्स्ट इज, सेकंड इज साइकियाट्रिस्ट, जो ब्रेन को ठीक करता है. ठीक है, उसके ब्रेन को कैसे ठीक करता है? वो मेडिसिन से, जो ट्रीटमेंट डिवाइस करा है साइंस ने. उसके बाद साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर, जो माइंड पे काम करते हैं, बिकॉज माइंड को सिखाया जाता है. माइंड को कैप्सूल नहीं दे सकते, ब्रेन को कैप्सूल से ठीक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिहैब ट्रेनिंग. बहुत से हमारे पेशेंट हैं जिनको रिहैब की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ काउंसलिंग से भी ठीक हो सकते हैं. बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जो ऑलमोस्ट 4th स्टेज में एंटर कर चुके हैं, उनका शरीर ख़त्म हो रहा है, उनका लिवर ख़त्म हो रहा है, अब वो ट्रेनिंग में नहीं सीख सकते, उनके ऑर्गेनिक, उनके डैमेजेस हो गए, मतलब इस तरह से नुकसान हो गया है मत का कि वो सीख नहीं सकती अब. ठीक है, उनको रिहैब नहीं भेज सकते. रेस्ट, एवरीबडी नीड्स अ रिहैब, बिकॉज जब ट्रीटमेंट 2 हिस्सों का है, ब्रेन और माइंड, आप एक हिस्से को नहीं कर सकते सिर्फ ट्रीट, बिकॉज यूज तो अल्टीमेटली माइंड करना है ना. तो वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं. सो रिहैब ट्रेनिंग इज 4th. 5th इज फॉलो अप. फॉलो अप क्यों लिखा है? फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप और फॉलो अप. क्या समझे आप इससे? सर मैम क्यों फॉलो अप? फॉलो अप का क्या मतलब है? हाँ, फॉलो अप का क्या मतलब है? हर डॉक्टर कहता है अच्छा जी कीमोथेरेपी खत्म हो गई पर 3 महीने में दिखा जाना, दोबारा आ जाना, दिखा लेना, असेस करवा लेना. क्यों फॉलो अप? वैसे मुझे नीचे लिखना था फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप. क्यों लिखूंगी मैं इतने सारे फॉलो अप? लेफ्ट साइड पे बोलो क्या हमने सीखा, क्या कहता है WHO? ये बीमारी रिअकर हो सकती है, रिलैप्स हो सकती है. और क्यों? क्योंकि ये क्रॉनिक है, ये लंबे समय की है, तो इसलिए फॉलो अप हमें करना पड़ेगा. तो ये प्रिस्क्रिप्शन है. अब ये प्रिस्क्रिप्शन आपको जैसा मर्जी लगे, ये हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन है. जब ये सारे प्रिस्क्रिप्शन के जो क्लॉजेज हैं, प्रोटोकॉल हैं, पूरे होंगे तो हमारा पेशेंट रिकवरी में जाएगा. और ये प्रिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिखता. दिस इज साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज साइंटिफिक ट्रीटमेंट, बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट, मेडिसिन्स, फैमिली, ये प्रिस्क्रिप्शन है. कोई भी आपका सवाल या कुछ चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई? बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने वाली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल कुछ अलग चीज़ सोच के आते हैं.
जैसे मान लीजिए आपका पेशेंट तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लेता है, गोलियां, तो आपको लगेगा ओहो ये तो ड्रग्स वाले हैं, ओहो ये तो अल्कोहल लेता है, ये तो शराब का है। आप क्या करोगे, आप अपने पेशेंट का ड्रग छोटा कर लोगे। जब ड्रग छोटा कर लोगे तो दिमाग में क्या मैसेज डालोगे, ये इतना बीमार नहीं है। किसी का पेशेंट अगर नशा करके गाली नहीं देता तो उसको लगता है नहीं नहीं ये इतना बीमार नहीं है। सो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ बैठ के सबसे पहले फैमिली सीखती है। और दूसरी बात, फैमिली ट्रेनिंग में सिर्फ लर्निंग नहीं है। आपको ये नहीं बोला जाता, जैसे आपने बोला ना आदत हो गई है ना, सर नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ वेरी मच टेक्निकल। इट इज़ अ फिजिकल डिसऑर्डर। 100% जैसे पेट खराब होता है वैसे ब्रेन खराब हुआ। तो फैमिली ट्रेनिंग में एक और हिस्सा आता है जो बहुत ज़रूरी है, और वो शायद सुनने में शुरू में अच्छा नहीं लगता, मगर फैमिली भी बीमार हुई होती है। फैमिली इज़ टायर्ड, फैमिली एग्जॉस्टेड, फैमिली गुस्सा, फैमिली नफ़रत से भरी हुई, फैमिली थकी हुई, फैमिली नाउम्मीद, डरी हुई, दहशत में। अब आप सोचो, अगर हमारे पेशेंट का शरीर भगवान ने जो भी बनाया है, हमें भी शरीर ही दिया है, तो अगर हमारे दिमाग में, हमारा भी जानवर दिमाग ही सारा काम कर रहा है, 24 घंटे अलार्म ऑन रहता है, डर रहता है, तो डोंट यू थिंक पेशेंट का जैसे ब्रेन खराब हो रहा है हमारा भी हो रहा है। तो WHO ने एक और लिस्ट में बीमारी ऐड कर दी, कोडिपेंडेंसी। दैट मीन्स पेशेंट का नशा कुछ और, हमारा नशा पेशेंट। सो हमारी हीलिंग भी ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ को सुनना बड़ा आसान लगता है, मगर दिमाग में रजिस्टर करना पड़ेगा कि अगर हमारा पेशेंट कुछ कर रहा है जो बीमारी की वजह से हो रहा है, तो वो हमारा पेशेंट नहीं कर रहा, वो बीमारी कर रही है। जो हमारा दर्द है, हमें तो पेशेंट दिख रहा है ना, हमें दिख रहा है ये गाली क्यों दे रहा है मुझे। एक माँ को दिख रहा है, माँ को कैसे गाली दे सकता है, और हम बोल रहे हैं वो गाली के पीछे उसकी बीमारी है। तो आपको नफरत होनी चाहिए बीमारी से, वो बीमारी उसको परेशान कर रही है, वो हमें। तो हमारा जो सोर्स ऑफ पेन है, जो हम इतने दर्द के साथ यहाँ बैठे हैं, वो दर्द कहाँ से आ रहा है पहले ये पहचानना है। और अगर हमारा दर्द कम नहीं हुआ, हमारे अंदर गुस्सा रहा, नफरत रही, तो वो किस पे निकलेगी, किस पे निकलेगी, पेशेंट पे। तो क्या हमारा पहले ठीक होना ज़रूरी नहीं है। सो फैमिली ट्रेनिंग में फैमिली लर्निंग, फैमिली हीलिंग, पहले फैमिली अपने आप को ठीक करे, अपना दर्द पहचाने, सोर्स ऑफ पेन पहचाने। क्योंकि अगर आपने सोर्स नहीं पहचाना कि ये कहाँ से दर्द आ रहा है, तो हम अपने पेशेंट के साथ कभी भी नहीं खुश रह पाएंगे लाइफ में, और रिकवरी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ से हमने सोर्स शिफ्ट करना है बीमारी पे, फिर हमें वो पेशेंट लगेगा, मरीज लगेगा। और तीसरी, अगर ये पूरी उम्र की बीमारी है, हमें ट्रेनिंग से ही हम ठीक हो सकते हैं, हमें यहाँ बैठ के स्किल सीखनी पड़ेंगी। तो फिर फैमिली एम्पावरमेंट, तीसरी चीज़। एम्पावरमेंट क्या होता है सर, क्या बोलेंगे पंजाबी हिंदी में एम्पावरमेंट को? अपने आप को सशक्त करना, कैपेबल करना, अपनी कैपेसिटी बढ़ाना। क्योंकि बीमारी रिलैप्स भी हो सकती है, हो सकता है 15 साल बाद बीमारी रिलैप्स हो जाए। तो हमें सब कुछ सीखना है, ट्रेन भी होना है, अपना भी ध्यान रखना है, अपने जख्मों को भी हील करना है, और तैयारी करनी है। सो यहाँ पे बैठ के हम तैयारी करते हैं, हम सीखते हैं। सो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन एंड माइंड। कैसे होएगा ये? मेडिसिन के साथ और स्किल पावर के साथ। हम यहाँ पे आते हैं जब, तो हमारे दिमाग में एक ही पावर होती है, विल पावर। विल पावर, ये अपनी विल पावर से ठीक कर ले। इसके पास तो विल पावर ही नहीं है, ये हिम्मत ही नहीं करता। अब इसको आप टेक्निकली साइंटिफिकली समझो, हिम्मत कहाँ से आती है? किडनी से, लिवर से, या दिमाग से? हाँ जी, किडनी से तो नहीं आती। अच्छा, फैसले कहाँ से करते हैं? किडनी से, लिवर से, दिमाग से? समझ कहाँ है?
तो ये हम वो टेबल्स हमें ना बचपन में टीचर रटाती थी, ये अपने आप को रटाना पड़ेगा कुछ दिन। सुनना बड़ा आसान लगता है, बट सामने जब पेशेंट आता है ना, जो इतनी अंदर नफरत और वो चीज़ हो रही होती है, तो सारी उस पर निकल जाती है। तो ये बार बार अपने माइंड को, फैमिली को ट्रेन करना है। इट्स अ डिजीज एंड ही इज अ पेशेंट। और इसने जो अभी अभी ये गाली दी और मुझे दुख हुआ, ये गाली कहाँ से आई? जो दिमाग बीमार है। सो ये बेसिक, क्योंकि 3-4 फैमिलीज नहीं बैठे थे, वैसे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंट स्किल्स सीखनी पड़ती है, क्योंकि ये पूरी लिस्ट को हमने ठीक करना है। प्राइमरी बीमारी, क्रॉनिक बीमारी, प्रोग्रेसिव बीमारी, जानलेवा बीमारी, बायो डिसऑर्डर, साइको डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर। बचा क्या? अपनी ज़िंदगी को ही ठीक करने आए हम यहाँ पे। सो हम सिर्फ पेशेंट को नहीं लाए, हमारा सारा फोकस पेशेंट है, और हमें लगता है उससे भी ज़्यादा फोकस है नशा। जैसे आपने पहले मुझे बोला बिहेवियर है, कालापन है, तो यस, बिहेवियरल डिसऑर्डर भी आता है एडिक्शन के साथ। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बैठ के समझना है।